Hello friends, welcome to our channel Nagin Group of Education. Today we are discussing about the NCERT question answers of chapter 3 chemistry class 11 periodic table. Here the question number is 29. Write the general outer electronic configuration of S, P, D and F block elements. Now S means आउटर इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल है वो कौन सी होनी चाहिए एस। और एस में आप दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमने लिखनी है पी की। पी में 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल नहीं हो सकते। फिर हमने लिखनी है डी की। डी में 10 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो सकते। देन लास्ट एफ की। एफ में 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा फिल नहीं हो सकते। Now here एन जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं या तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन फिल होता है या फिर कितने होते हैं 2। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है एन इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मीन्स मे बी फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड एन एस 1 2 2 एन एस 1 2 2। तो एस ब्लॉक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है एन एस 1 2 2। नाउ कम टू पी ब्लॉक एलिमेंट। क्योंकि पी में 6 है और आउटर मोस्ट शेल कौन सी है पी और कितने हैं 1 से लेकर 6 तक। 1 से लेकर 6 तक। नाउ अब ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मे बी फर्स्ट पीरियड सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड। नाउ जो इनर शेल है इसकी दैट इज एन एस। इनर शेल क्या है एन एस और वो होगी कंप्लीटली फिल्ड। तो पी ब्लॉक की क्या कोड बन जाती है एन एस 2 एन पी 1 2 6 एन एस एन पी 1 2 6। नाउ नेक्स्ट अब हम लिखेंगे डी ब्लॉक की। नाउ डी ब्लॉक की जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आउटर शेल कौन सा है हमारा एस, ठीक है, जिसमें 0 होते हैं या फिर कितने होते हैं 2। एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा डी शेल में और डी शेल कौन सी होती है इनर मीन्स जो आपका ये एन है इस एन में 1 माइनस करके जो शेल आएगी नो डैट इज़ द डी शेल। और क्योंकि आप डी में इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं 10 तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी n माइनस 1 डी 1 2 10 एन एस 2। So here the electronic configuration of the D block element is n minus 1 D1 2 10 ns 0 2. Now next is F block elements. Now F block elements की कैसे लिखेंगे अगेन outermost ns इसके अंदर n1 माइनस 1 d अगेन क्योंकि F तो और भी इनर मोस्ट होती है तो n माइनस 2 F। तो एन एस एन माइनस 1 डी एन माइनस 2 एफ। क्योंकि एफ में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं 1 to 14। डी में फिल करेंगे या तो 0 होगा या 1 होगा और एन एस में फिल करेंगे 0 होगा या फिर 1 होगा। सो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी फॉर द एस ब्लॉक एलिमेंट्स एन एस 1 to 2 और 2 की वैल्यू होगी 2 से लेकर 7 तक। फॉर द पी ब्लॉक एलिमेंट एन एस 2 एन पी 1 to 6। फॉर द डी ब्लॉक एलिमेंट एन एस तो कम्प्लीटली होगा या फिर बिल्कुल भी नहीं होंगे और यह क्या हो जाएगा एन माइनस 1 डी 1 to 10। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एन माइनस 2 एफ 1 माइनस 14 एन माइनस 1 डी 0 to 10 एंड एन एस 2 वेयर एन वैल्यू 6 and 7। So here this is SPDF. Next question is assign the position of the element having outer electronic configuration. That outer is NS2 NP4 for the N is equal to 3. Now 3S2 3P4 your configuration is
3s2 3p4. Here the last electron enter into the p orbital. That means this is a p block element. This is the p block element. अब इस p block में पीरियड कौन सा है 3 because this represent the period. तो पीरियड कौन सा है 3. लेकिन अब हमें फाइंड आउट क्या करना है ग्रुप. नाउ जब हमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप फाइंड आउट करना होता है तो हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन एस में होते हैं जितने इलेक्ट्रॉन पी में होते हैं वो ऐड करते हैं और प्लस एक्स्ट्रा क्या ऐड करते हैं 10. तो यह एस में कितने हैं 2, पी में कितने हैं 4, तो 2 + 4 6 + 10. दैट मीन इट इज़ प्रेजेंट इन द 16 ग्रुप. सो हेयर नंबर ऑफ एस, अगर आपको निकालने हैं नंबर ऑफ एस ब्लॉक ग्रुप्स, नंबर ऑफ डी ब्लॉक ग्रुप्स एंड नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन्स. ब्लॉक कितने हैं इसके 2 हैं, मीन्स आपको इलेक्ट्रॉन से पता चल जाएगा. डी ब्लॉक्स कितने होते हैं 10 और आपके नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 4. देन यू विल गेट द नंबर 16. दैट मीन्स दिस एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप नंबर 16 एंड पीरियड 3. ग्रुप नंबर 16 एंड पीरियड 3. नाउ इन केस ऑफ, अब हमें क्योंकि इस एलिमेंट को फाइंड आउट करना है कि ये एलिमेंट की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट हो सकता है. अब कह रही हो ग्रुप नंबर 16. ग्रुप कितना है 16. ठीक है ना. ग्रुप नंबर 16 की जब कहते हैं तो इसका मतलब डैट इज़ बिलोंग टू द ऑक्सीजन फैमिली, क्योंकि ऑक्सीजन में ही है जो आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 6. तो ऑक्सीजन का जस्ट नेक्स्ट है मेंबर जो, क्योंकि थर्ड पीरियड है ना, ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड में है, तो उसका जस्ट नेक्स्ट मेंबर कौन सा होता है सल्फर. तो दिस ग्रुप इज सल्फर, दिस एलिमेंट इज सल्फर. नाउ हियर कॉन्फिगरेशन इज n वैल्यू 4 यानी 4 - 1 दैट इज 3d2 एंड 4s2. सो योर कॉन्फिगरेशन क्या बन जाएगी इसकी 3d2 4s2. नाउ क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंटर कर रहा है तो दैट मीन्स दिस इज द डी ब्लॉक एलिमेंट. नाउ अब हमें ब्लॉक तो मिल गया, डी ब्लॉक एलिमेंट है, और हमें पता भी चल गया कौन सा ये कौन ग्रुप पाएगा. एन वैल्यू 4 है तो इसका मतलब ये कहाँ मिलेगा 4th पीरियड में मिलेगा. हमेशा डी ब्लॉक के लिए जो सबसे लार्ज नंबर की एन वैल्यू होती है उसी को ही देखते हैं. तो पीरियड क्या पाएगा ये 4. नाउ अब वी हैव टू फाइंड आउट द ग्रुप. तो ग्रुप को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चे, डी में जितने हैं प्लस एस में जितने इलेक्ट्रॉन हैं हम उसको ऐड करते हैं. डी में जितने इलेक्ट्रॉन फिल करें वो प्लस में एस में जितने फिल करें वो, तो हमारी क्या निकल के आती है डी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप निकल के आता है. तो कितना आया 4. डैट मीन्स हमारा पीरियड भी 4 है और हमारा ग्रुप भी क्या है 4. सो हेयर द कॉन्फिग सी दिस कि एन वैल्यू 4 है दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू 4th पीरियड. तो इट इज़ अ डी ब्लॉक एलिमेंट क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर किया है डी में, इनकम्प्लीट है. नाउ देयर द 2 इलेक्ट्रॉन इन द डी ऑर्बिटल. तो जब डी ऑर्बिटल को फाइंड आउट करना है तो एस प्लस डी, किसी भी डी ऑर्बिटल के ग्रुप को फाइंड आउट करना है तो एस में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो और प्लस डी में जितने होते हैं वो हम उसको ऐड करते हैं, दैट इज इक्वल टू 4. तो देयरफॉर इट इज़ द 4th पीरियड and 4th group element and that is represent titanium. This represent titanium. Now next question, n value 6. next question क्या है n value 6. तो अब हम इसमें देखते हैं कि किस एलिमेंट्स के बारे में वो पूछना चाह रहा है. Now here n value 6 और हमारी कॉन्फ़िगरेशन हमने रिप्रेजेंट करनी है. n value 6 है तो 6s2. Now n minus 1 means 5 d1. n minus 2 मतलब 4f7. n जो आपका ग्रुप बन जाएगा जो 4f7 5d1 एंड 6s2. Now here अगर हम देखें कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में एंटर करा है f ब्लॉक एलिमेंट्स में. लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर किया है f ब्लॉक एलिमेंट्स ने. तो यानी अगर आप देखा जाए तो हेयर n वैल्यू इज 6 दैट मीन्स पीरियड कौन सा पाएगा आपका 6th.
तो अगर n की वैल्यू 6 है तो पीरियड भी कौन सा पाएगा 6। और आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर गया है एफ ब्लॉक में, तो ये कौन सा एलिमेंट्स पाएगा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप पाएगा। बट द प्रॉब्लम इज दिस, देर आर ओनली 2 ग्रुप्स वेयर द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, ग्रुप नंबर 6 एंड ग्रुप नंबर 7। क्लियर। सो अब हमें ये देखना है कि ग्रुप नंबर 6 और ग्रुप नंबर 7 हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इट बिलोंग्स टू ग्रुप 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल सिंस ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बिलोंग टू 3 ग्रुप। क्योंकि जो तीसरा ग्रुप है ना बेटा, उस तीसरे ग्रुप में से ही सारे के सारे एलिमेंट्स निकाल के कहाँ रखे हुए हैं एट अ फुट ऑफ द टेबल। तो जनरली ये 6 पीरियड को बिलोंग करता है और 3rd ग्रुप को बिलोंग करता है। और जब हम इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, दैट इज जीनन इज 54 + 7 + 1 + 2। हेयर 54 जीनन का अटोमिक नंबर है, 7 और ऐड कर दिया आपने, 2 कर दिया +1। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हमने सारे ऐड कर रखे और प्लस जीनन का अटोमिक नंबर हो गया 14। सो योर अटोमिक number comes out to be 64 and on the 64 the element is gadolinium. On the 64 element that is gadolinium. Now here is question. Now how the first ionization and the second ionization enthalpies, first ionization and the second ionization enthalpies of and the electron gain enthalpy. आपको क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकेंड आयनाइजेशन एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैज़ टू बी गिवन बाय दिस फॉलोइंग डाटा। तो हेयर द एलिमेंट 1 डेल एच कितनी है 520, ठीक है, वेरी फर्स्ट आयनाइजेशन। और एलिमेंट 1 के लिए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है 7300 और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी है -60। तो यहाँ बच्चे इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ डाटा क्लियर करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी नेगेटिव होगी इलेक्ट्रॉन डालना बड़ा आसान होगा। आई बस सबने, जितनी आयनाइजेशन एनर्जी कम वो उतना अच्छा मेटल। अगर आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है कम है, तो अगर वो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है कम है तो वो आपका बहुत अच्छा क्या है मेटल। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी मोर नेगेटिव होगी ना उतना अच्छा आपका क्या रहेगा नॉन मेटल। तो अब इस डाटा से हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, आपका सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है। तो अब हम देखते हैं लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है। तो लीस्ट रिएक्टिव का मतलब, लीस्ट मतलब जो बिल्कुल रिएक्शन नहीं कर रहा, बहुत कम कर रहा है, और रिएक्टिव जो रिएक्शन ही बहुत कम कर रहा है। अब लीस्ट रिएक्टिव ये तो पूछा ही नहीं ना कि मेटल है कि नॉन मेटल है। तो यानी अगर वो एलिमेंट जो ना तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ले और ना ही इलेक्ट्रॉन आसानी से दे, ठीक है, ना तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है और ना ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव है, तो इसका मतलब ना तो वो अच्छा मेटल है और ना ही अच्छा नॉन मेटल है। तो इसमें अगर हम डाटा देखें, हेयर दिस वन एलिमेंट 5, हेयर द फर्स्ट आयनाइजेशन इज 2372 and the second ionization is 5251. So there is a so much large value for the ionization enthalpy and also see इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या है +48। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी प्लस में है, जबकि मोर एंड मोर नेगेटिव होती है तो उतना अच्छा नॉन मेटल होता है वो। तो डैट मीन्स ना तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज कर रहा है और ना ही ये आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दैट मीन्स ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। नो सेकेंड आपने फाइंड आउट करना है मोस्ट रिएक्टिव मेटल। सेकेंड क्या फाइंड आउट करना है मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अब इस मोस्ट रिएक्टिव मेटल मतलब बेटा मेटल है, मोस्ट रिएक्टिव का मतलब, और उसमें भी किसको ढूंढना है मेटल्स को। यानी मेटल के केस में क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी कम से कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी कम से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें पता चला कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है सीधे
इसी सेकेंड एलिमेंट की कितनी है 419, जो सबसे कम है। इसका मतलब ये कैसा पाएगा, मोस्ट रिएक्टिव मेटल मिलेगा। तो सेकेंड इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। सो हेयर say element second is the likely to be the most reactive metal because of its lowest first ionization enthalpy. Now the question number C, the most reactive known metal. तो अब इसमें मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल क्या होगा बेटा, यानी वो नॉन मेटल जिसकी एनर्जी मोर एंड मोर नेगेटिव होगी। तो जब हमने इसमें डाटा देखा तो मोर एंड मोर नेगेटिव वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी है, इसकी। आयनाइजेशन एनर्जी तो ज़्यादा ही है लेकिन मोर नेगेटिव वैल्यू है, तो यानी थर्ड ऑप्शन क्या पाएगा आपका, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। तो एलिमेंट 3 is likely to be the most reactive non-metal because its first and second ionization energy is highest, but the electron gain enthalpy is the highest या फिर more negative value. Now next question is least reactive non-metal. तो अब हम इसमें देखते हैं least reactive non-metal कौन सा पाएगा। That means non-metal तो है लेकिन वो अच्छे से क्या नहीं कर रहा है, रिएक्शन नहीं कर रहा है। तो अगर मैं देखूँ लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी वही होगा लीस्ट रिएक्टिव। इसका मतलब कौन सा होगा, एलिमेंट 5 एंड इट हैज़ ए वेरी हाई फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल विच कैन फॉर्म अ स्टेबल बाइनरी हलाइड्स। बाइनरी हलाइड्स बनाता है MX2। तो जनरली जब हम इस फॉर्मूले को पढ़ते हैं तो इस मेटल के ऊपर क्या चार्ज पाएगा, +1 +2, और इसके ऊपर पाएगा -2। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला बनेगा MX2। यानी मुझे ऐसा एलिमेंट लाइकली टू बी ढूंढना है जिसके ऊपर +2 चार्ज आ सके, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन और दोनों बड़े आराम से दे सके। तो हेयर द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अगर आप सेकेंड एलिमेंट की देखते हो 419 बड़े आराम से निकालेगा, पर सेकेंड इज़ वेरी हाई। तो हमें ऐसा ढूंढना है जिसकी दोनों की दोनों एनर्जी सही हो। तो इफ़ यू सी दिस लास्ट ऑप्शन, दैट इज सिक्स्थ ऑप्शन, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज 738 बट द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज 4151। तो सेकेंड भी सबसे कम है, ठीक है। तो डैट मीन्स ये ऐसा कंपाउंड पाएगा, ऐसा एलिमेंट पाएगा जो बाइनरी कंपाउंड्स फॉर्म करता है। Now here next question is the metal which can form a predominantly stable covalent halide of the formula Mx, कि जो स्टेबल प्रिडोमिनेंटली का कोवलेंट हैलाइड्स फॉर्म करता है और आपका फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, Mx। तो जब Mx फॉर्मूला बनना चाहिए तो अब हमें ये देखना है कि x के ऊपर क्या चार्ज आना चाहिए, +1 का, क्योंकि x -1 है तो x के ऊपर क्या m के ऊपर क्या चार्ज आना चाहिए, +1 का। तो हेयर सी दिस, अगर मैं इसको देखती हूँ कि +1 का चार्ज आना चाहिए तो आपका क्वेश्चन है कि भाई मेटल विच कैन प्रिडोमिनेंटली स्टेबल कोवलेंट हैलाइड्स, वो क्या बनाए, कोवलेंट हैलाइड्स बनाए। तो लेट्स सी एलिमेंट 5 जिसकी हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है और सेकंड भी क्या है, हाईएस्ट है। तो यानी इलेक्ट्रॉन तो निकाल ही नहीं रहा है ये, इसका मतलब क्या निकाल रहा होगा, ऐड क्या हो रहा होगा, एलिमेंट, या फिर ऐड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। तो दैट मीन्स जो इट कैन प्रिडोमिनेंटली स्टेबल और कोवलेंट हैलाइड्स फॉर्म करेगा और जिसका फॉर्मूला हो जाएगा Mx। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ द स्टेबल बाइनरी कंपाउंड। प्रिडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ द स्टेबल बाइनरी कंपाउंड that would be formed by the combination of the following pair of elements. Now first is lithium and लिथियम, और किसके साथ बनाना है, ऑक्सीजन के साथ। ना हेयर ऑक्सीजन -2, लिथियम पर चार्ज कितना होता है, +1। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, Li2O। नाउ सेकेंड इज मैग्नीशियम नाइट्रोजन, मैग्नीशियम that is M here, मैग्नीशियम और किसके साथ, नाइट्रोजन।
मैग्नीशियम पे चार्ज क्या होता है +2, नाइट्रोजन पे क्या चार्ज होता है -3 एंड यू विल क्रॉस द मल्टीप्लाई। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा Mg3N2, Mg3N2। Now next question is aluminium and iodine. Next is aluminium and iodine. Now ये aluminium और ये आयोडीन, आयोडीन पे क्योंकि हैलोजन है तो सभी हैलोजन पे क्या चार्ज आता है -3 और एल्यूमिनियम पे क्या चार्ज होता है +3। तो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला क्या बन जाएगा Al(I3), aluminium iodide। Now next question is silicon and oxygen. Next is silicon and oxygen. Here the silicon, here is oxygen. Now कार्बन का नेक्स्ट, कार्बन फैमिली का नेक्स्ट मेंबर कौन है सिलिकन। तो हेयर इज ये -2, ये इस पर चार्ज क्या होगा +4। नाउ आप ये सेम टेबल से पहले कट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। Now next is phosphorus and fluorine. Now phosphorus पे क्या चार्ज आ जाएगा that is +5 और +3 और फ्लोरीन पे क्या चार्ज होगा -1। फास्फोरस पे क्या चार्ज है आप +3 भी शो करा सकते हो और +5 भी, और फ्लोरीन पे क्या चार्ज होगा -1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो PF3। नो एलिमेंट 71 एंड फ्लोरीन। तो पहले में देखना पड़ेगा एलिमेंट 71 है कौन सा। नो एलिमेंट 71 की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो नियरेस्ट हमें क्या देखना पड़ेगा उसका नोबल गैस। तो नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन एंड रेडॉन। 2, 10, 18, ठीक है 36 जीरन हो गया, 54 एंड रेडॉन हो गया +32। तो 54 + 32 6 और 5 + 3 8। तो इसका मतलब हमें लेनी पड़ेगी रेडॉन, और ये कौन से ग्रुप में है रेडॉन 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका कहाँ पे है 6th पीरियड में रेडॉन है, यानी हमारा एलिमेंट कहाँ पाएगा 7th पीरियड में। और 7th पीरियड में जब हम जाएंगे तो आपका एटॉमिक नंबर 71 आएगा जिसको बोलते हैं ल्यूटीनियम। क्या बोलेंगे ल्यूटीनियम। हियर इट्स वैलेंसी इज 3, उसकी वैलेंसी कितनी होती है 3। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा Lu, ल्यूटीनियम ट्राईफ्लोराइड। क्या बन जाएगा ल्यूटीनियम ट्राईफ्लोराइड। Now next question is in the modern periodic table the period indicates the value of। भैया पीरियड किस वैल्यू को इंडिकेट करते हैं। नाउ एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा n को। एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, ठीक है। पीरियड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो वैल्यू आपको इसमें से ऑप्शन ढूंढने हैं बेटा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड होता है ना पीरियड, वो कौन इंडिकेट करता है। अगर आप अभी देखो हमने कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं कि भाई आपका पीरियड जो है 1 पीरियड n की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट पीरियड, n वैल्यू 2 है तो सेकेंड पीरियड, n वैल्यू 3 है तो थर्ड पीरियड, वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। So here your option is principal quantum number. Now next question, which of the following statement related to the modern periodic table is incorrect? Incorrect statement find out करनी है। P ब्लॉक में जो एलिमेंट है वो 6 कॉलम्स है,
बी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो आपके 6 पीरियड आते हैं, 6 कॉलम्स आते हैं, बिकॉज ए मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई ऑल द ऑर्बिटल इन डी शेल। क्योंकि आप मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो डी शेल में। ये रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि हम मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं डी शेल में। Now next question. Each block contain a number of columns. Each block में columns होती हैं और वो columns किसके इक्वल होते हैं? Number of electron that can occupy that subshell. ये बात भी बिल्कुल ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन जिस कॉलम में होंगे उतने ही क्या बने हुए होते हैं? ग्रुप बनते हैं। Now D option. The block indicates value of the NC-methyl quantum number for the last subshell. भाई लास्ट सबसेट के लिए हमें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को क्या करना पड़ना चाहिए? बताना चाहिए। ठीक है। नाउ अब हमें ये देखना है कि भाई ये जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है वो हमें क्या चीज़ बता सकता है, जो हमें सबशेल्स की वैल्यू बताएगा। ठीक है। तो द ब्लॉक इंडिकेट द वैल्यू ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट सबशेल दैट रिसीव्ड इलेक्ट्रॉन इन बिल्डिंग अप द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो अब इन चारों ऑप्शन में से हमें कौन सा ढूंढना है? दैट विल ऑक्यूपाई दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिलेटेड टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज इनकरेक्ट। तो हेयर डी ब्लॉक एलिमेंट में हम क्या करते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स तो फिल कर देते हैं। ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या करते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स तो फिल कर देते हैं, लेकिन हम इसमें मैक्सिमम कॉलम कितने होते हैं? 10। जबकि हमारे पास डी में मैक्सिमम कॉलम कितने दे रखे होते हैं? 8. This is an incorrect question. Now next is anything that influences the valence electron. जो भी चीज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इन्फ्लुएंस करेगी विल अफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट। जिस भी चीज़ ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को चेंज करा, डैट मीन्स उसने केमिस्ट्री को, उस एलिमेंट की केमिस्ट्री को चेंज कर दिया। कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जो वैलेंस शेल जिस पर डिपेंड नहीं करती? नाउ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इस पर तो बड़ा डिपेंड करती है वो। सेकेंड न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, आप लेके जा ही नहीं सकते। न्यूक्लियर मास, जैसे हम पीरियड में जाएंगे मास इंक्रीज होता चला जाता है। नाउ नंबर ऑफ द कोर एलिमेंट, और किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ द कोर इलेक्ट्रॉन्स। तो केमिस्ट्री तो हमेशा कोर के इलेक्ट्रॉन पर भी डिपेंड करती है। तो अब आपका क्या चीज़ होगा? न्यूक्लियर मास, क्योंकि न्यूक्लियर मास की आपको नीड नहीं है फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Now next question, size of isoelectronic species. Iso means having the same number of atom. तो फ्लोरीन, नियोन, सोडियम इज अफेक्टेड बाय, भाई फ्लोरीन, नियोन, सोडियम किससे अफेक्टेड है ना? उसके न्यूक्लियर चार्ज से, वैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन से, या नन ऑफ द फैक्टर्स अबव देयर साइज इन द एटम। सो किसी भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का जो एटॉमिक नंबर होता है वो किस पे डिपेंड करता है? न्यूक्लियस के साइज पे। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर का साइज होगा, साइज कम पाएगा, और जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा पाएगा उतना ही साइज क्या पाएगा? ज़्यादा। Now here the question number 37, which of the following statement is incorrect? आपको क्या करनी है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है किसकी? रिगार्डिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस फॉर ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन। भैया अगर आप हर एक बढ़ती चली जाएगी, चाहे आप एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डालते जाओ तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। नाउ दिस इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि आयनाइजेशन बढ़ती नहीं है। क्योंकि आयनाइजेशन है तो हम किसी इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। ठीक है। नाउ सेकेंड इज ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी, कि ग्रेटेस्ट इंक्रीज हो रहा है आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कोर। भाई 8 इलेक्ट्रॉन हम रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, लेकिन आपका क्या है? एक्सपीरियंस और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कोर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ऑप्शन सी, एंड ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मार्क्ड बाय बिग जंप। इलेक्ट्रॉन जब जंप कर मार्क किया जाता है तो एक बहुत बड़ी बिग जंप करता है इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिटल बियरिंग लोअर एन वैल्यू ईजियर देन द ऑर्बिटल हैविंग हायर एन वैल्यू। तो हमें ये पता चला
कि इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स बियरिंग अ लोअर n वैल्यू विच आर मोर अटैच टू द न्यूक्लियस देन द इलेक्ट्रॉन, कि जो लोअर n वैल्यू होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा किससे अटैच करोगे आप, द वैल्यू ऑफ n दैट इज अटैच्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल बियरिंग ए लोअर n वैल्यू, किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हमेशा n वैल्यू को कम लेता है, एंड मोर अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस, और उतने ज़्यादा अट्रैक्टेड भी होता है न्यूक्लियस के लिए, एंड द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल बियरिंग ए हायर n वैल्यू, और इससे ज़्यादा n वैल्यू कौन असाइन कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल बियरिंग हायर n वैल्यू, तो जितनी n वैल्यू होगी हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो इट इज़ ईजियर दैन द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिटल्स हैविंग अ लोअर वैल्यू n वैल्यू। Now next question is, considering the elements boron, aluminium, magnesium and potassium, correct metallic order, आपको करेक्ट मेटल्स का ऑर्डर क्या है वो रिप्रेजेंट करना है। नाउ हेयर जो करेक्ट ऑर्डर है आपका, बोरॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। सेकेंड एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, बोरॉन एंड पोटेशियम। नेक्स्ट है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम एंड बी एलिमेंट। ना तो मेटालिक करेक्टर एलिमेंट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो मेटालिक करेक्टर डिक्रीज कर जाता है, तो दस द मेटालिक करेक्टर ऑफ मैग्नीशियम इज मोर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम, इसलिए मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है किससे, एल्यूमिनियम से। मेटालिक करेक्टर किसी भी एलिमेंट का इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, दस द मेटालिक करेक्टर ऑफ ऑल द this metallic character of aluminium is more than that of B. So your option is potassium की जो metallic character सबसे ज़्यादा है, फिर मैग्नीशियम क्योंकि हम पीरियड में मूव कर रहे हैं, फिर एल्यूमिनियम, और फिर क्या हो जाएगा, बोरॉन। Now the next question is, considering the elements boron, carbon, nitrogen, फ्लोरीन एंड सिलिकॉन, आपने करेक्ट ऑर्डर ऑफ नॉन मेटालिक करेक्टर जो है वो फाइंड आउट करना है। नाउ हम उसको फाइंड आउट कैसे करें, कि अगर हम देखें बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, नॉन मेटालिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये बात ठीक है, ठीक है, दस डिक्रीजिंग द मेटालिक करेक्टर। तो अब हम देखते हैं नॉन मेटालिक करेक्टर जो होता है वो डिक्रीज करता है जब हम पीरियड में जाते हैं, तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा है, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम कार्बन और उससे कम बोरॉन। Again non-metallic character decreases down a group, thus decreasing in decreasing order of the non-metallic character of the carbon and the silicon। ठीक है, कार्बन जो होता है उसका वो ज़्यादा नॉन मेटालिक करेक्टर एज कम्पेयर टू सिलिकन, तो सिलिकन कहाँ आएगा आपका, इज सिलिकन इज़ द लेस नॉन मेटालिक देन द बोरॉन, तो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, फ्लोरीन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन एंड देन boron, then silicon. Now next question, considering the elements F, Cl, O and N, आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के हिसाब से इसको अरेंज करना है। सो हेयर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें तो पहले कौन आएगा, नाइट्रोजन, पहले एलिमेंट कौन सा आता है, नाइट्रोजन, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है, दस वी गेट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। अगेन ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, अगर अभी भी इलेक्ट्रॉन जो है वो डिक्रीज कर दे डाउन द ग्रुप, एज दस वी गेट फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन, ठीक है। सो हमारी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, फ्लोरीन ग्रेटर देन ऑक्सीजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन। ये तो ठीक बात है क्योंकि हम बैक साइड में जा रहे हैं, तो पहले फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। Here the one more element that is called the chlorine। तो जो हम जो सज्जा जो आपने पीरियड में जाने से जो आपका क्या कर रखा है, मेटालिक करेक्टर डिक्रीज हुआ है और नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हुआ है, तो उस ऑर्डर के हिसाब से देखें तो पहले फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर आपका क्लोरीन है, और लास्ट में क्या चला जाएगा, नाइट्रोजन। तो फर्स्ट फ्लोरीन, सेकेंड ऑक्सीजन, third chlorine and fourth nitrogen. So your option is 4. Option is fourth option. So बच्चों I hope you understand that
योर NCERT क्वेश्चन हैज़ बीन फिनिश्ड. सो इफ़ यू लाइक दिस, आपको ये पसंद आए तो हमारी दिस वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और फिर ताकि हम इसका फ़ायदा और बच्चों को भी दिला सकें. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. बाय बाय.